तो आप सभी लोगों का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बालाजी महाराज ने यह सौभाग्य दिया कि मैं कुछ बातें आपके साथ साझा कर पाऊँ आज। तो क्योंकि आप लोग मुझे 5% जानते हैं और मैं आपको 100% जानता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। आप मुझे 5% जानते हैं, लेकिन मैं आपको 100% जानता हूँ, क्योंकि आप वही हैं जैसा मैं हूँ। इसलिए अब एक लाइन आपके साथ साझा करना चाहूंगा। तो लाइन क्या है? आज के समय में निर्धन बने रहना, आज के समय में निर्धन बने रहना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, किंतु धनवान बनना अत्यंत सरल विधि है। मैं रिपीट करूंगा अपनी बात को। आज के समय में निर्धन बने रहना बहुत जटिलता और कठिनाई का विषय है, लेकिन धनवान बनना एक सरल विधि है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात ऐसे क्यों बोली। एक कहावत आपने सुनी होगी शायद, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो लोग इस कहावत को लेकर अपने भोजन पर विशेष ध्यान देते हैं कि भोजन पौष्टिक होना चाहिए, उसमें ये गुण होने चाहिए, उसमें वो गुण होने चाहिए, सुबह ऐसे खाना चाहिए, दोपहर में ऐसे खाना चाहिए, हमें इन चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए। बहुत सी चीजें पूछते हैं, परंतु क्या ऐसा संभव हो पाता है? नहीं। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम 3 बातों से बंधे हुए हैं। सबसे पहली बात क्या है? हमारी आर्थिक स्थिति कैसी। दूसरा क्या है? हम किस समाज में रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं हमें वहीं पर ही इन खाद्य पदार्थों को उपयोग में लाना होता है। और तीसरी तीसरी वस्तु कौन सी हो सकती है? तीसरी बात कौन सी हो सकती है कि हमारे पारिवारिक सदस्यों का किस प्रकार का रहन सहन बन चुका है, विशेष तौर पे बुजुर्गों का। इन तीनों बातों को हम अगर ध्यान में रखें तो हमें बहुत सारी बातों के साथ क्या करना पड़ता है? समझौता करना पड़ता है। और सबसे बड़ा समझौता कौन करता है आपके घर में? आपके घर की वो महिला जो कि रसोई संभाल रही है। यदि घर में 5 सदस्य हैं तो भोजन बनाते समय उनको पांचों का ध्यान रखना पड़ता है कि मुन्ना को ये पसंद नहीं आता, बेबी को ये पसंद नहीं आता, इनको ये समझ नहीं आता, बाबूजी को ये समझ नहीं आता, और मैं क्या करूं। वो अपना श्रेष्ठ इनपुट देने के उपरांत भी डरी सहमी रहते, कोई डांट ना दे, कोई बोले ये क्यों बना दिया। और विशेषतः बच्चे तो महा नटखट होते हैं। बच्चे जो होते हैं, मम्मी क्या वही आपने गोभी बना दी, क्या वही तोरी बना दी आपने, सब्जी नहीं मिलती आपको। अब ससुर जी सास जी क्या बोली थी घर पे हैं, बहू मिर्ची थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी कम रखा करो। सास ने बोला अरे रोटी में ना थोड़ा सा मुलायम बना लेकर आओ। वो बेचारी महिला दुखी हो जाती। और जानते हैं इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसको हमने इसी विधि से सीखा। इसको रिवर्स कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसा होगा मन वैसा मिलेगा अन्न। जैसा होगा मन वैसा मिलेगा अन्न, ये समझने वाला विषय है। ये संसार, पूरा संसार विश्व जो है, ये 3 धाराओं में विभाजित है। राहुल गिरी जी क्योंकि एक पुरोहित भी हैं और जानते होंगे इस विषय पर। सात्विक, राजसी और तामसिक। हमारे भौतिक शरीर के इंटरनल एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा संसार है, जिसको हमारे एक महान संत ने कही थी बात, जिनका नाम था आदिगुरु शंकराचार्य। अहम ब्रह्मास्मि।
मुझ में ये ब्रह्म समाया हुआ है, मैं ही ब्रह्म हूं। अर्थात हमारे भीतर जो युग है, जो संसार है, वो शुद्ध सात्विक है। जो हमारा भौतिक शरीर है, इसको राजसी कहा जाता है। और जो बाहर की दुनिया है, ये तामसिक बन चुकी है, ही नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं ये बात आपसे इस प्रकार से क्यों कह रहा हूं। ये सेशन तो किसका है? लीडरशिप डेवलपमेंट का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो ये बात यहाँ पर क्यों रखी गई? क्योंकि हमें अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा बदलाव लाना है। महेंद्र भाई ने एक बड़ा अच्छा वीडियो शेयर किया हमारे साथ, जिसमें हमारे एक बड़े वरिष्ठ साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि ये जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेल्स, इसको हम लोगों ने क्या बना रखा है? एक मनी स्कीम बना रखी है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, धर्मी चंद जी एक बात बताइएगा, छोटा प्रश्न पूछूंगा आपसे मैं। आप आज किस प्रकार के बर्तन में भोजन करते हैं? उसकी धातु क्या है जो भोजन करते हैं आप? स्टील है, कॉपर है, आयरन है, कौन सा बर्तन आप यूज करते हैं धर्मी चंद जी? मेरी आवाज पहुंची धर्मी चंद जी आप तक? आपने क्या लिखा है, मैं एक बार देखो जरा। एक सेकेंड। आपने लिखा है स्टील, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। हम स्टील के बर्तनों का उपयोग करते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि हम लोग स्टील का ही उपयोग क्यों कर रहे हैं? हमें तो भोजन करना चाहिए या तो मिट्टी के पात्र में या फिर फूल के बर्तन में, तो स्टील का उपयोग क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है इसका? उपलब्धता होते हुए भी सामर्थ्य से बाहर हो चुका। क्यों? क्योंकि आज समय के बदलाव के साथ साथ हम अब स्टील से यूज टू हो चुके हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा आप लोगों से? ऐसा ही है। अब करना क्या है? करना केवल इतना है कि हमें उन पुराने विचारधाराओं को एक नए स्वरूप में देखना है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले, जैसे मैंने कल हमारे सेशन था उसमें राहुल जी बैठे हुए थे, लाइन कही थी, राहुल जी का ध्यान हो तो, 50 वर्ष पहले एक डाकिया हुआ करता था, पत्र लाया करता था हमारे घरों में, और हम कहते थे डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। लेकिन आज की डेट में ये संगीत, ये गीत संगीत में रह गया है, और आजकल व्हाट्सएप और ईमेल का जमाना है। पहले हमें किसी से फिजिकल मिलने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। अब आप सभी लोग फिजिकली जुड़े हुए एक प्रकार से, और वर्चुअल ग्राउंड। अर्थात चीजें बदल रही हैं, लेकिन हमारी सोच नहीं बदल पा रही, क्योंकि सही मार्गदर्शन हमको नहीं मिल पा रहा है। तो आज की डेट में अब समय आ चुका है, जैसा बनाओगे मन वैसा मिलेगा अन्न। मार्केट को हमें समझना होगा अपने हिसाब से। अगर मार्केट को मार्केट के हिसाब से समझेंगे, कभी सफल नहीं होते। 50 वर्षों में इतना बड़ा परिवर्तन पूरे विश्व में आ चुका है कि जहां एक व्यक्ति साइकिल चलाया करता था, आज उसके पास कम से कम स्कूटर तो है। आज से 50 वर्ष पहले जहां टेलीफोन का नामो निशान लोगों के घर में नहीं होता था, लोग मोबाइल लेकर घूम रहे, बड़ी बेसिक है, फोन लेकर घूम रहे हैं। 50 वर्ष पहले जब लोग घर से अपने गांव या कहीं पर जाया करते थे, तो वहां पहुंचकर कोई चिट्ठी पत्री भेजते थे, हाँ पहुंच गए हैं, निश्चिंत रहना। तो हमारे को उतनी टेंशन नहीं होती थी, हाँ पहुंच जाएंगे। आज हर एक घंटे बाद कहाँ है जी, क्या कर रहे हैं जी, चिंता तनावग्रस्त हो चुके हैं। तो अगर बाजार के भरोसे रह गए, तो हम जीवन भर इसी भरोसे में अपने आप को काटते हुए समय को व्यर्थ करते चले जाएंगे। आज क्या करना है? आज का समय जो हमारे सामने आ चुका है, वो बिल्कुल
उसी आधार पर चलने जा रहा है जैसे कि हमारे पूर्वज थे। बिल्कुल सही लिखा है आपने धर्मचंद जी, बिल्कुल सही लिखा है, पूर्वजों के आधार। हमें यह समझना होगा कि हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, सादा जीवन, उच्च विचार। और आज जो आपके सामने मंच आपको मिला हुआ है, जिस मंच के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो मंच हमको यही दे रहा है। बस आवश्यकता किसकी है? सही प्रकार से खुद को समझते हुए अपने सामने वाले ग्राहक को समझते हुए। एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मान लीजिए 100 लोग दुनिया के अंदर है, टोटल 100 लोग हैं दुनिया के अंदर। इन 100 लोगों में से बेचने की कला कितनों के पास होगी आपके विचार में, जो बेचना जानते हो सामान को? महेंद्र भाई के अनुसार 5% लोगों के अंदर, और हमारे राहुल जी के अनुसार 90 लोगों को बेचने की कला आती है। अच्छा राहुल जी, बेचने की कला 90 लोगों को आती होगी आपके हिसाब से? 90 लोग बेच सकते हैं? महेंद्र भाई सबको ऑन कर दीजिए, कोई बात नहीं, इंटरेक्शन होता रहेगा, कर दीजिए सबको ऑन, आसान रहेगा बात करना सबसे। आप सब लोग अनम्यूट करके म्यूट करके अपना को कर सकते बीच बीच में जब बात करनी हो तो। हाँ सर, बोले कि नॉर्मली हाँ तो सबको बेचे जा ही रहा है। अभी मान के चलिए अगर 100 लोग हैं तो अगर 100 लोग भी बिजनेस है तो 90 लोग तो जरूर अच्छा से सेल कर ही रहे होंगे। नहीं नहीं, कर रहे होंगे नहीं, हाँ, कितने लोगों को बेचने की कला आती है ये मैं जानना चाहता अच्छा सर। तो कला तो सर इसमें बहुत कम ही लोग के नहीं आएगा सर। एगो कर, एगो बेच रहे हैं, एगो कला। कला ये अलग चीज हो गया, और बेचना एक अलग चीज हो गया। किसी का कला अलग चीज हो गया ना। हूँ। क्योंकि 5% सर, 5%। हाँ, बिल्कुल ठीक है, 5 से लेकर 10% के बीच में ही लोग हैं जिनको बेचने की कला आती है। अब यदि उनको देखकर हम भी बाजार में उतर जाएं बेचने के लिए, तो क्या हम सफल होंगे? मुश्किल है, असंभव है, मुश्किल नहीं, असंभव है। असंभव है। क्योंकि कुछ प्रभाव, जैसे मान लीजिए हमारे धर्मी चंद जी को बेचने की बहुत अच्छी कला आती है, और मैं इनके साथ चिपक गया, जी सिखा दो मेरे को, बिल्कुल डेडिकेटली, तो एक चुंबक का प्रभाव जंग लगे लोहे में भी आ जाएगा, और कुछ समय तक मैं भी बेचना सीख जाऊंगा। लेकिन धर्मी चंद जी के साथ हमेशा मैं नहीं रह सकता। तो इनके प्रभाव का लगभग मुझे 10 से 15% तो मिल पाएगा, लेकिन उसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो इनकी ग्रोथ 100% है, मेरी ग्रोथ कितनी होगी? 20 से 25%। अब जो लोग मेरे साथ अटैच हो गए उनकी ग्रोथ कितनी होगी? अगेन 5 से 10%। धीरे धीरे क्या हुआ? मेरा व्यापार डाउन होता चला गया, और मैंने क्या बोला? ये व्यापार ही खराब है, ये घटिया लोगों का काम है, इसको नहीं करना बकवास है। चाहिए। एक नकारात्मक भाव आ जाएगा। हाँ, फालतू है। मतलब तरह तरह के नकारात्मक विचार आते रहेंगे सर दिमाग में, कह रहे ये हाँ कहाँ से फंस गया, ऐसे वैसे। जी। परंतु अगर मैं इसी प्रश्न को विपरीत कर देता हूँ, बदल देता हूँ, कि 100 लोग दुनिया में हैं, 100 में से कितने लोगों को खरीदने की कला आती है? 100% आती है सर। धर्मीचंद जी के हिसाब से 100% आती है। और कोई सब नहीं बताएगा? खरीदता। मैंने मेरे प्रश्न को समझिए, खरीदने की कला कितने लोगों को आती है? खरीदते 100% है, बिल्कुल, कला कितने लोगों को आती है? कला तो फिर सर बहुत कम लोगों को, 10% के आसपास ही है। 15-20 बिल, वही सर लगभग रहेगा। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर रेशियो आ जाता है, करीब 30% वो खरीदने की कला है, क्या मुझे खरीदना है। अब मैं कहता हूं सभी लोगों को एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे खरीदना ही खरीदना है, कला है चाहे ना है, वो कौन सेक्टर है? तो कौन है सेक्टर जहाँ पे लोग खरीदना ही है? वहां पे मार्केट कला, सर। वहां पे कला कुछ काम नहीं आती। जब सब्जी लेनी होती है, जब दाल चावल अनाज लेना होता है। समझ गए बात को आप? 10 रुपया तो 50 ग्राम, 25 ग्राम वही। हाँ, हाँ, सारांश ये है कि आज आपको मार्केट में जाकर सामान बेचने की कला नहीं सीखनी है। आज आपको बाजार में ये सीखना है कि लोग खरीदते क्या है और कैसे हैं। समझिएगा। तो हमें एक विक्रेता के रूप में बाजार में एंट्री नहीं मारनी है, हमें एक
ग्राहक के रूप में मार्केट में एंट्री मारनी है। समझ गए? लॉजिक समझे मेरा? अब मैं आपसे पूछता धर्मीचंद जी कि ऐसा कोई व्यापार आप जानते हैं जहां पे खुद तो लखपति बना जाए लेकिन हर साल लगभग 1000 लोगों को लखपति बनाया जा सके? सर मेरी नजर में और मेरे अनुभव में नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा ऐसा कुछ नहीं है, अगर सही नेटवर्क तरीके से मार्केटिंग, किया अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे हर साल 1000 लोग 1 लखपति बन सकते हैं? कैसे? आशा तो नहीं बने। सही एजुकेशन से करना पड़ेगा सर, इसको सिस्टम को चलिए मैं सीख के करना पड़ेगा। हाँ, आपकी बात को आगे रखता हूँ, बिल्कुल ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये पोटेंशियल है, और एजुकेशन कौन सी एजुकेशन मिले आप? सर ये भी एक सिस्टम है, मतलब कि ये भी एक बिजनेस है, और बिजनेस में करोड़पति लखपति जो सबसे पहली बनना बात है। हाँ, मैं आपकी बात काटूंगा, माफी चाहूंगा, पीछे बात काटूंगा। जी नेटवर्क सर। मार्केटिंग उद्योग एक व्यापार नहीं है, ये करियर है। जी ध्यान सर। रखिएगा, व्यापार अलग होता है और करियर अलग होता है। जो लोग कहते जी हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक बिजनेस है, मेरे सामने बिठा दीजिए, मैं अभी प्रूव कर दूंगा ये बिजनेस नहीं है, ये करियर है। डिफरेंस क्या होता है? बिजनेस इज ए काइंड ऑफ गेम, प्रॉफिट ऑफ लॉस, कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है। करियर इज ए काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ये आपको स्टेबल बनाता है, आपको ग्रोइंग बनाता है। आप समझ गए बात को? आपने बिल्कुल ठीक है, राइट एजुकेशन। इस समय जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं मार्केट के अंदर, जिनके पास बड़ा बड़ा अनुभव है, उनमें से एक मैं भी हूं। मैंने इस उद्योग को आज से लगभग 20 साल पहले टच किया था, जब नया नया था उद्योग, मतलब फल फूल रहा था, कोई खास टेस्टिमोनियल यहाँ पे नहीं थे, मैं टच किया था मैंने। और तब और आज में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। जो गलती तब लोग करते थे वही गलती आज लोग कर रहे हैं। तो ये है कि हमने इस उद्योग के क्षमता को समझा ही नहीं। होता क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास एक उत्पाद के रूप में ये पेन है। सब ध्यान दीजिएगा बात को, एक पेन है मेरे पास। इस पेन को मेरे को हर ग्राहक तक पहुंचाना है। क्या ये संभव है मेरे लिए? यस और नो? इस पेन को मुझे हर ग्राहक तक पहुंचाना क्या ये संभव है या नहीं है मेरे लिए? नहीं है सर, अकेले यस। के बस में नहीं। नहीं नहीं, हाँ ये बिल्कुल ठीक बोला, अकेले के बस में नहीं है। मुझे इसके लिए क्या चाहिए? एक सिस्टम चाहिए। और ये बात भी कंफर्म है, ये बात भी कंफर्म है कि मैं इस पेन को दुनिया के हर ग्राहक तक नहीं पहुंचा सकता। तो मैंने डिसाइड कि जब मैं पेन बनाऊंगा तो लगभग 1 लाख पेन ही बनाने हैं, जिसमें से 10% जो पेन होंगे, लगभग 10,000 पेन जो होंगे मेरे वेस्ट जाएंगे, ये भी जानता हूं मैं। 20% पेन खराब हो जाएंगे, ये भी मैं जानता हूं। तो 1 लाख में से 70,000 पेन ही मेरे बिकेंगे, जो मेरे को प्रॉफिट दे जाएंगे। ये हुआ बिजनेस माइंड, ये हुआ बिजनेस माइंड। अब वो सिस्टम कौन सा होगा जिसमें मेरे मैक्सिमम पेन लोगों तक पहुंच सके? तो इसके लिए बाजार में बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे सिस्टम डिजाइंड हैं। जो सबसे पॉपुलर सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? उसको लोग कहते हैं मल्टी चैनल मार्केट। जिस मार्केट के अंदर जिस मार्केट के अंदर पहले होता है मैन्युफैक्चर, फिर होता है कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट, उसके बाद स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, और बाद में कस्टमर आता है। सभी लोग जानते हैं, ये चैनल है। इसके माध्यम से एक
कंपनी है उसने अपने उत्पाद को लगभग हर शहर में पहुंचा दिया। अब राहुल जी को, राजकुमार जी को, धर्मीचंद जी को या महेंद्र जी को ये कैसे पता चले कि एक पेन आया हुआ है बाजार में? तो उसके लिए क्या किया, जो उत्पादक था उसने क्या किया, इसके लिए प्रचार माध्यम का उपयोग किया, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। उसने ऐड किया इसके लिए, और ऐड करके लोगों के साइकोलॉजी में ये चीज डाल दी कि फला नाम से पेन आया हुआ जो बहुत अच्छा है। एक बात पूछना चाहूंगा राहुल जी आपसे, क्या कभी आपने ऐड देखा कि आम आया है बाजार में, या सेब आया है बाजार में, नो या सर। केला आया बाजार में? नहीं देखे। ये क्योंकि केवल, नेचर ने उसको ऑटोमेटिकली प्रचार कर रखा है। हाँ, मतलब प्राकृतिक चीज है ना, प्राकृतिक कोई थोड़ा प्रचार कर यस, सकता है। हाँ, कंपनी ये जरूर करती है कि फला जूस आया आम से बना हुआ, फला जूस आया सेब से बना हुआ, ये प्रचार करती है। वो अनार का बना देगा, संतरा का बना देगा, वो डब्बे में पैक करके प्रचार कर देगा, लेकिन आम जो पेड़ से लटके थोड़े प्रचार, अरे आम पेड़ में आम लटके वो देखो देख लो। जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, कंपनी ये प्रचार कर सकती है कि फला चाय पत्ती यूज करे हमारी ब्रांड की, फला चावल यूज करे हमारे ब्रांड का, बट चावल किस खेत से है, ये तो कोई डिजाइन नहीं है ना कहीं पर भी। तो एक मॉडल जो आपको बताया गया, इस मॉडल में क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है, चाहे मॉडल कोई भी क्यों ना हो, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ जाती है, टैक्स जुड़ जाते हैं, कार्टेज जुड़ जाती है, और बहुत हद तक रेगुलर सर्विसेज जुड़ जाती है। तो अगर 30% की उसकी कॉस्टिंग आ रही है, जो बढ़ते बढ़ते लगभग 40% हो जाती है, दैट्स इट। अगर आपने ये पेन 10 रुपए का लिया है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट 3 रुपए से ऊपर नहीं है। आप समझ गए बात को? 3 रुपए से ऊपर कॉस्ट नहीं है, लेकिन 10 रुपए का पेन आपको मिला, इतना पोर्शन कहाँ गया? तो ये बताया जाता है हमको मार्केट के अंदर कि एड में बहुत मोटा पैसा खर्च हुआ, तो 1 रुपया जोड़ दीजिए, 4 रुपए हो गए टोटल। इसके ऊपर कॉस्टिंग नहीं आती, ये ध्यान रखिएगा। अब जो 66 रुपए बचे हुए हैं, ये पैसा कौन लेकर जाता है? इसमें 1 रुपया जो होता है शुद्ध रूप से रिटेलर को मिलता है, 1 रुपया होलसेलर को मिलता है शुद्ध रूप से। बचे 3 रुपए, ये पूरा का पूरा 3 रुपया किसके पास जा रहा है? जो पीछे बैठा हुआ मेन CNF है। कौन? कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट। पहले क्या होता था, एक चैनल बना हुआ था जिसमें सबको 50 पैसा 1 रुपया बटा करता था। आज के इस मार्केट के अंदर ये सारे चैनल समाप्त हो चुके हैं, केवल 3 चैनल रह गए हैं। एक है कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट। अब ये कौन होता है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। कोई भी कंपनी जो कोई अपने सामान का उत्पादन कर रही है, वो सामान नहीं बेच सकती, एज पर द कंपनी लॉ नहीं बेच सकती। उसको या तो डीलर चाहिए होगा, या डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होगा, या फिर कैरियर फॉरवर्ड एजेंट चाहिए होगा। तो खुद वो काम नहीं कर सकती। एक ही नियम है पीछे, यदि वो डेली यूज का प्रोडक्ट नहीं है, दूध दही इसमें यूज कर सकते हैं, वो खुद कर सकते हैं काम। जो दुग्ध प्रोडक्ट है, ब्रेड अंडा जो लोग खरीदते हैं, ये रेगुलर पर मतलब बनते हैं और बिक जाते हैं, इसमें डीलर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये सीधे किसान से आपके पास पहुंच जाता है। हाँ, बीच में एजेंट्स होते हैं, सामान आप तक पहुंचा रहे होते हैं। बाकी जो उत्पाद पैकेट बंद होते हैं उसके लिए क्या होता है, एक चैनल बनता है। तो आगे चलते हैं, इसी कड़ी में थोड़ा आगे चलते हैं। तो एक तो चैनल समझ आ गया आपको। अब एक अगला मॉडल क्या होता है कि इस मॉडल से सामान लोगों तक पहुंचना के एक और मॉडल बना डायरेक्ट सेल्स का। इस मॉडल में क्या होता है, कंपनी का जो CNF है उसने कहा कि काम करते हैं, हम अपने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं जो खुद कस्टमर तक जाकर बेचेंगे। तो जो 3 रुपए मैं कमा रहा हूं और 2 रुपए आगे का, उसमें से हम 2 रुपए इसको दे देंगे, या 3 रुपए इसको, तो उसको कमाई बढ़ जाएगी। उसने क्या, कस्टमर से कस्टमर को जोड़ दिया, डायरेक्ट सेल्स बन गया आपके सामने। अब
इस व्यापार के अंदर इस कॉन्सेप्ट में बेनिफिट क्या हुआ कि अब व्यक्ति को भी रोजगार मिल रहा है, वो भी अपनी ओर से धन अर्जित कर रहा है। पेन वही है। अब इसमें एक चेन जो बनी हुई है वो तो पैसा कमा ही रही, साथ में एक अलग से लॉबी तैयार हुई जो पैसा कमाना शुरू कर दिया। अगले मॉडल पर आ गए हम लोग। इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था 1992 में भारत के अंदर, और ऑफिशियली 1995 में आया था वो। इसको हमने कहा मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या हुआ था कि जो उत्पादक है उसने अपना डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाया और उसको इस बात की परमिशन दे दी कि तुम भी आगे डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। अल्टीमेटली गेम दोनों में क्या है? सामान बेचना। अब भारत जैसे देश में जहां पर राजनीतिक और राष्ट्रीय लेवल पे उठापटक बहुत कुछ होती है, यहाँ पे रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। ना केवल भारत बल्कि विश्व में बहुत बड़ी समस्या है। तो लोगों को लगा अच्छा व्यापार हम भी कर लेते हैं। अब धर्मचंद जी एक बात बताइएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में केवल कुम्हारगिरी की, मटके बनाए हों, सुराही बनाई हो, क्या उसके बेटे उस व्यवसाय को लेना चाहेंगे आज की डेट में? नो सर। क्यों? क्योंकि इस समय के अनुसार ये बदलते जा रहा है ना हर हाँ, चीज का। अब हर लोग शिकवार हो गए हैं, मेहनत करना ज्यादा लोग नहीं चाहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि जो हमारे पारंपरिक उद्योग थे जो हाथों से चलते थे वो मशीनों ने टेक ओवर कर लिए। तो जहां पूरा परिवार एक व्यवसाय में लगता था वहां पर एक या दो लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग क्या करें? और जब एक बार मतलब कहते हैं शेर को अगर एक बार आदमी के खून का स्वाद मिल गया तो आदमखोर बन जाता है वो। तो लोगों को जब एक बार नौकरी की आदत पड़ जाएगी ना तो अपना घर का काम नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे हमारे पारंपरिक उद्योग भी समाप्त होते चले जा रहे ये अपना जो कर्म है सर बहुत विमुख होते जा रहे हैं लोग अपने अपने कर्म से। बहुत हैं जी। प्रमाण है, प्रत्यक्ष के प्रमाण है। बहुत, हाँ, बहुत सारे कारण हैं। तो अब सिचुएशन नंबर नेक्स्ट आती है यहाँ पर, वो ये आता है कि एक सेकेंड का शांत रहिए प्लीज। तो आगे क्या होता है इसी के अंदर कि जो हमारा पारंपरिक उद्योग धीरे समाप्त हो रहा है, रोजगार की समस्या बढ़ती चली जा रही है, तो हम आज इस उद्योग को बड़े आराम से लेने की सोच रहे हैं। अब वो कौन सा प्रशिक्षण है जो हमें आगे लेकर जा सकता है? जो अभी आपसे शेयर किया मैंने कि अगर बाजार में 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग बेचने निकल जाए, खरीदेगा कौन सामान को? कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, आपका सामान डंप पड़ा रहेगा। तो इसी का एक नया स्वरूप मार्केट में आया, तो हम लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? तो 3 प्रकार की चीजें भविष्य में रह जाएंगी, ध्यान रखिएगा। केवल 3 ही सेक्टर बचे हैं, बाकी सब खत्म। सेक्टर नंबर 1, ट्रेनिंग इंडस्ट्री, शिक्षण और प्रशिक्षण देना। दूसरी कौन सी इंडस्ट्री बचेगी? एफएमसीजी। एफएमसीजी क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो आप रेगुलर यूज करते हैं। और तीसरी कौन सी बचेगी? एंटरटेनमेंट। समझ गए आप लोग? केवल ये 3 इंडस्ट्री ही बचेंगी, बाकी सारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट एक सेंट्रलाइज सेगमेंट में चली जाएंगी। सारा काम रोबोट्स करेंगे, आपको केवल उसको कंज्यूम करना होगा। और इन तीनों को अगर एक ही छत के नीचे देखना हो, इसका नाम है नेटवर्क इंडस्ट्री। आई होप ये बात समझ गए होंगे। तो जो इंडस्ट्री इन 3 चीजों पर काम कर रही है वही है नेटवर्क इंडस्ट्री। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपको एंटरटेन करना। एंटरटेन करने का मतलब क्या है? आपको उन चीजों के साथ जोड़ देना जो आपको अच्छी लगती है। धर्मी चंद जी को गाना गाना अच्छा लगता है, गाइए ना, कौन रोकता है? गाइए, हमें भी सुनाइए।
सुनेंगे, गाना सुनेंगे आपका। अब हमारे जो राहुल जी हैं, इनको पूजा पाठ करना पसंद, करिए ना, हम भी इसका आनंद लेंगे, कथा का हम भी आनंद लेंगे। राजकुमार जी को लेटर से घूमना फिरना पता, आप घूमे फिर, अभी घूमेंगे फिरेंगे आपके साथ। समझ गए बात को आप? जिस प्रकार से आप अपने जीवन को आनंद में बिता सकते वो आपको करना है। और ऐसे नहीं करना, कर रहे हैं ऐसे करना कि आप भी करें, लोगों को भी चीज सिखाएं। बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपके साथ दबे रह जाते हैं और लोगों तक को साझा नहीं कर पाते आप। तो ये सबसे बड़ी चीज है, अपने आप को सदैव प्रसन्न चित्त रखना। दूसरा, अगर प्रसन्न चित्त रखना आ गया तो लोगों को रखना भी सिखाएंगे आप। तो प्रशिक्षण देना आपको आना चाहिए, ताकि आप अपने जैसे लोगों का ग्रुप खड़ा कर सके। जैसे कि धर्मी चंद जी को गाना गाना पसंद है, तो आप ऐसे लोगों का समूह बनाइए जो कि गाना गाने से या संगीत में रुचि रखते हो, उनको जोड़ते चले जाइए। अब जब ये दोनों काम आपके हो जाते हैं तो तीसरा काम क्या आता है? भाई खाना पे कुछ तो खाओगे ना, भोजन करना ही है, कपड़े पहनने ही है, ठीक है, तो उसका आप कंजम्पशन करेंगे। तो आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? एक नया टर्म जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ये जो टॉपिक है मैं आपको अगली बार समझाऊंगा, इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से इसमें काम करता है। बट सारांश आपको दूंगा यहाँ पर, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग 1 घंटे से ऊपर नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति का दिमाग थोड़ा थक जाता है उसके अंदर। 4 प्रकार के सेगमेंट होते हैं करियर के लिए, ध्यान रखिएगा। सेगमेंट नंबर 1, जॉब करना। सेगमेंट नंबर 2, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेगमेंट नंबर 3, व्यापारी बनना या उद्योगपति बनना। सेगमेंट नंबर 4, निवेशक बनना, इन्वेस्टमेंट। और बाजार में जो सबसे ऊंची लॉबी है, सबसे ऊंची लॉबी, वो केवल इन्वेस्टमेंट पर काम करती है, व्यापार नहीं करती, वो इन्वेस्टमेंट पर काम करती। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने कहीं पे अपनी पूंजी लगाई है, कहीं आपने अपनी पूंजी लगाई है और वो पूंजी जो हो रही है मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिल रही है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से एफएमसीजी गुड्स का उपयोग करते हुए कैसे हम इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। और मैंने आज यहीं पे स्टॉप इसलिए किया कि 1 घंटे का लंबा स्वयं सीखते से दिमाग हमारा थक जाता है, आदत नहीं रही। तो मैं चाहूंगा यदि कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में तो मेरे पूछ सकते हैं, राजकुमार जी हैं और हमारे धर्मेचंद जी हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। और आज का सत्र आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। तो ये अगले जो पीरियड का सही आपका इंतजार है कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, उसका तो मन में आगे लालच आ चुका है। जी जी, धन्यवाद। राजकुमार जी, आपने सेशन को सुना, देखा, कैसा लगा आपको? राजकुमार जी, धर्मीचंद जी, शायद अभी धर्मीचंद जी बताएं प्लीज। जी सर, जी सर। यदि कोई प्रश्न कॉल आ आपके गया था कोई? मस्तिष्क में हो तो पूछ सकते हैं। जी सर, कॉल आ गया था कोई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी सर। मैंने ये कहा जो सेशन मैंने लिया, एक एक छोटा सा अंश दिया है मैंने आपको ट्रेनिंग का, जी 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 क्योंकि पूरी ट्रेनिंग जो है 36 घंटों की है। जी, तो आज केवल इंट्रोडक्शन दिया है इसका मैंने आपको। बिल्कुल सर। और इस इंट्रोडक्शन में आपका अनुभव कैसा रहा, और कोई यदि प्रश्न आपके मस्तिष्क में तो पूछ सकते हैं मेरे। जी सर, जहाँ तक मैं यहाँ पे समझ पाया हूँ कि पहले जो लोग जी रहे थे और आज जो जीने का जो टाइम है और आने वाला जो भविष्य है, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपने कवर किए, समझाने की आपने कोशिश करी कि अपन इसमें कहाँ कहाँ फिट होने हो सकते हैं, मतलब सही टाइम पे हमें कहाँ पे फिट होना, कमाई का जरिया कैसे बनाना है, स्वास्थ्य को कैसे कंप्लीट करना। तो
वो सारी बाकी जो इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बात करने वाले हो नए टॉपिक के लिए, तो वो भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और सीखने को मिला सर इसमें, क्योंकि लोगों से बात करने का तरीका, अब हम जो सोचते हैं डायरेक्ट, जो हमारा जो नॉलेज है उसी से सोच के बात करते हैं, जबकि एक सोचने का ये सोच सकते हैं कि ये इसका जो रहन सहन कौन सा है, कौन से कल्चर से है, या फिर इसकी कौन सी मेंटल स्थिति है, उस हिसाब से अपन बात कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी, बहुत धन्यवाद आपके इस फीडबैक के लिए। राजकुमार जी, क्या आपसे बात हो सकती है? शायद नहीं। तो महेंद्र भाई, जी सर। आप सेशन का अंत करें बोलकर, फिर मैं अच्छा, इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएगी सबके पास। हाँ राजकुमार जी, बताएं प्लीज। आपका कैसा अनुभव रहा, और आप कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। उनका कुछ नहीं। हाँ हाँ राजू जी, यार आवाज आ रही है हेलो, अभी? आवाज आ आ रही रही है है। सर? क्लियर? अब आई है सर, क्लियर है आवाज यहाँ। हाँ जी, जी सर, बेटर लगा मुझे। अच्छा, अच्छा अनुभव मिला। हेलो, तो पुनः पुनः वाला माल खाली कर दिया गया? यदि कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, आपको सोना प्रश्न अगर पूरा आपका है पैसे तो। बड़ा कमर्शियल माल था ना फुल। नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, नो क्वेश्चन। तो अगले अनुभव सत्र में। में आपको हम इसके आगे की प्रक्रिया से मतलब जागरूक करेंगे। अच्छा, जी, घूमने का महेंद्र माल भाई। भेज ओके सर। जी सर, बिल्कुल। और आप लोगों ने अपना बहुमूल्य टाइम दिया, इसके लिए आप लोगों को शुक्रिया। देखो, अभी नेक्स्ट जो सत्र होने वाला है उसमें ये सिखाएंगे। देखो, हमने पैसे से पैसा कमाना तो सीखा है सबने, कुछ आदमियों ने नहीं सीखा है। रियल इन्वेस्टमेंट वो है जो हम बिना कुछ खर्च किए और मार्केट के कामों को सिर्फ जान करके और अपने कमाए हुए पैसे को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में। बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है? कई बार हम सोचते हैं कि जमीन खरीद लिया वो बेस्ट है, कई बार सोचते हैं बैंक में हमारा सेविंग है वो बेस्ट है, कई बार हम बॉन्ड खरीदते हैं वो बेस्ट समझते हैं। अपने हिसाब से किसी को लगता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो पैसा लगाएंगे वो अच्छा है। तो कौन से टॉप बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है उनके बारे में सर से जानेंगे नेक्स्ट सेशन में, कि कौन से प्लानों में हम मल्टीप्लाई कई गुना फायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। और जल्दी ही आप लोगों को वो सेशन अवेलेबल करवाएंगे एक जैसे वो ही एक नो पैकेज है, नो। यादव का गाड़ी है 14 फीट का, अपने पास लेके आएगा वो। और इसी के साथ आज समाप्त करते हैं, और दोबारा फिर सर से टाइम लेंगे हम जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।